हेलो हेलो माय नेम इज़ अर्णव एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, अगर आप किसी बैंकिंग कंपनी को पढ़ रहे हैं तो आप किस तरीके से पढ़ सकते हैं। आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और थोड़ी लेंदी होने वाली है, सो आई वुड रिक्वेस्ट अगर पॉसिबल है तो आप एक पेन और पेपर लेके इस वीडियो को देखना शुरू करना, और जो भी आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट्स लगे उनको आपको जरूर लिख लेना चाहिए। ये जो अभी आप वीडियो देखने वाले हो सकता है ये 1 या 2 घंटे लंबी हो। आपको ऐसा फील हो सकता है कि अगर मैंने घंटे भर सुन लिया एक बार तो मुझे सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, बैंक्स को कैसे रीड करना है वो समझ में आ गया। बट आई प्रॉमिस, अगर आप इसको 3 बार ही देखते हो ना तो तीसरे बार में भी आपको फील होगा कि आपको कुछ नया सीखने को मिला। जो आप 1 घंटे में देख रहे हो ये मेरी बहुत लंबे समय की मेहनत है। ऑल्सो इस सिर्फ वीडियो के लिए मैंने इस पीपीटी को बनाया है जिसमें कम से कम मेरे 12 से 15 दिन लगे हैं। और अगर आप चाहते हो ये पीडीएफ भी मैं आपको दे दूं तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है। अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक्स होते हैं तो मैं कमेंट बॉक्स में इस पीपीटी का लिंक पेस्ट कर दूंगा, आप वहां से इस पीपीटी को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल्सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर, आई डू नॉट क्लेम टू बी एन एक्सपर्ट ऑन हाउ टू रीड बैंकिंग बिजनेस। मैं बस इतना आता है मेरे को कि मैं खुद के लिए बैंक्स को पढ़ पाता हूँ कि किस तरीके से इसको मुझे देखना चाहिए, कौन कौन से वो नंबर्स है जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और उन्हीं सारी चीज़ों को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वैसे वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है एंड ऑल्सो आप में से कुछ सब्सक्राइबर के मैसेज आ रहे थे कि सर अगली वीडियो कब आएगी, वी आर वेटिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आई एम ट्रूली एंड जेन्युइनली सॉरी। देखो, सिंस यू गाइज आर लाइक फैमिली टू मी तो मैं थोड़ा सा शेयर भी कर देता हूँ कि वीडियोस क्यों नहीं आ रहे थे। आई रन इंस्टीट्यूट और वहाँ पे भी मैं पूरी तरह से ऑक्यूपाइड हूँ। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू हायर अ न्यू फैकल्टी जो मेरी क्लासेस को ले पाए, सो दैट आई गेट इनफ टाइम टू शूट वीडियोज़ फॉर यूट्यूब एज वेल। यूट्यूब पे वीडियोज़ शूट करना चैलेंजिंग नहीं है, बट ये जो पीपीटीज़ हैं या फिर जो आपके पास नॉलेज है उसको आपको किस सीक्वेंस में पिरो के आप लोगों के सामने रखना है, दैट इज़ द एक्चुअली ट्रिकी पार्ट। तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, चीज़ों को सोचना पड़ता है। पहले ये टॉपिक इसका अच्छा, ये ईजी एग्जाम्पल है, ये ईजी एग्जाम्पल है, सो दैट आप लोग को चीज़ें बड़ी आसान तरीके से समझ में आए। अब मैं आपको स्विच करूंगा मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे, और सबसे पहले हम समझते हैं कि एक जो बैंक होता है ना उसका बिजनेस मॉडल क्या होता है, बैंक्स पैसे बनाते कैसे हैं। तो देखो, बैंक का जो पूरा बिजनेस मॉडल है इट्स फेयरली सिंपल। बैंक्स बोरो एट लोअर रेट एंड लैंड एट हायर, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ना वही बैंक का मुनाफा होता है। बट इट्स नॉट दैट सिंपल। यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है और मैं आपके सामने वो प्रॉब्लम रखता हूँ सो दैट आपको ये समझ में आएगा कि बैंकिंग बिजनेस में कॉम्प्लिकेशंस इतने ज़्यादा क्यों हैं, और प्लस में आरबीआई के इतने स्ट्रिक्ट नॉर्म्स क्यों हैं बैंक्स को लेके। मान लीजिए कल के दिन पे एक आम इंसान जाता है किसी बैंक में, बैंक अकाउंट ओपन करता है और उसमें अपने पैसे को जमा करता है। अब जमा करने के बाद से ये जो डिपॉजिटर है, मान लीजिए इसका नाम है राम, तो राम को किसी भी वक्त जब इसे अपने पैसे की जरूरत पड़ेगी तो ये बैंक में जाए और बैंक बिना किसी आनाकानी के इसका जो भी डिपॉजिट है इसको वापस दे दे। बैंक की हमेशा इतनी काबिलियत होनी चाहिए, और आरबीआई की ये जिम्मेदारी है कि राम को उसका डिपॉजिट किया हुआ पैसा जब भी वो निकालना चाहे उस समय पे वापस आराम से मिल जाए। और इस रिस्क को मैनेज करने के लिए आरबीआई ने 2 रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेसेस रखे हुए हैं। पहला है, हर बैंक को कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा, एंड दूसरा, सीआरआर एंड एसएलआर के एक नंबर्स आते हैं जो अभी हम आगे बढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको इस पूरी कहानी को समझाता हूं कि ये जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है ये पहली बार हमारे कॉन्सेप्ट में आया ही क्यों। मान लीजिए कोई बैंक है जिसके पास 100 रुपए हैं जिसको वो लोन देना चाहता है। तो बैंक के पास जो 100 रुपए हैं ये कैसे आए होंगे, पहले तो हम इसको समझते हैं। या फिर बैंक के पास जो टोटल पैसा होता है लेंड करने के लिए अवेलेबल, वो किस तरीके से बना होता है उस चीज को हम समझते हैं। सो किसी भी बैंक के पास जो सबसे पहला पैसा होता है वो होता है इक्विटी का, माने कि शेयर होल्डर से जो पैसा किसी कंपनी ने रेज किया और उस बैंक ने अपनी कंपनी का शेयर्स इन लोगों को दिया होगा। दूसरा, बैंक्स को रिस्की एसेट से भी बैंक्स पैसे रेज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे टियर 1 या फिर टियर 2 के जो बॉन्ड्स हैं उनमें जो लोग पैसा लगा रहे होते हैं इन बॉन्ड्स में, उनको भी पता है कि हम थोड़ा सा रिस्क ले रहे हैं और रिस्क के बदले में हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिटर्न भी मिलेगा। और इन दोनों के अलावा एक तीसरा भी कंपोनेंट आता है जहां से बैंक्स पैसे रेज करते हैं जिसको बाद में लोन देगा, और वो है डिपॉजिटर्स का पैसा। इन दोनों ही चीजों को यहाँ पे मैंने 2 हिस्सों में बांटा हुआ है, इक्विटी और प्लस में वो जो बॉन्ड से पैसा रेज किया गया रिस्की एसेट्स से, इन दोनों को हम बोलते हैं रिस्की एसेट्स।
और जो डिपॉजिटर्स मनी है इसको हम बोलते हैं ये एक रिस्क फ्री एसेट है। अब ऐसा क्यों बोला जा रहा है? तो जैसे मान लीजिए किसी भी बैंक में कोई फ्रॉड होता है तो जो सबसे पहला लॉस सहना होगा वो इक्विटी शेयर होल्डर और रिस्की एसेट होल्डर्स को सहना होगा, और इसके बाद से बात आएगी डिपॉजिटर्स के पैसे पे। लेकिन जब तक बात इतनी खराब होगी उससे पहले आरबीआई चीजों को ठोक पीट के सही कर दिया होता है। अगली स्लाइड में मैंने थोड़ा सा और आपको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को समझाया है। तो कैपिटल सीएआर का रेशियो आप कभी पे भी देखेंगे, इसका मतलब ये होता है, वैसे फिलहाल में ये 11.5% पे है। इसका मतलब ये है अगर कोई बैंक 100 रुपए का लोन देना चाहता है तो उसको 11 रुपए 50 पैसे ये जो रिस्की एसेट क्लास था यहीं से लेके आना पड़ेगा। माने कि जो इक्विटी शेयर्स के थ्रू पैसा रेज किया और प्लस में जो रिस्की एसेट्स थे यहां से इस 100 रुपए में से 11 रुपए 50 पैसा लेके आना ही होगा। 11.5% यहां से आ जाने के बाद से आरबीआई कहता है कि आपके पास जो भी पैसा अवेलेबल अब बचा हुआ है लोन देने के लिए उनमें से आपको एक एसएलआर का रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा। एसएलआर का फुल फॉर्म होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, बैंक्स को अपने डिपॉजिट्स का एक हिस्सा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गोल्ड या फिर कैश में रखना मैंडेटरी है। करेंटली जो हमारे पास एसएलआर का रेशियो है वो 18% का है। अब इसको आप कैसे समझ सकते हैं? मान लीजिए अगर किसी बैंक के पास 1000 करोड़ का डिपॉजिट है तो उसको इसका 18% यानी कि 180 करोड़ रुपए बैंक की सिक्योरिटी, गोल्ड या फिर कैश में रखना ही पड़ेगा। और ये पैसा जितना मुझे पता है बैंक्स अपने पास ही रखते हैं जो कि लॉक्ड होता है। इसी वजह से आप जब भी किसी बैंक के एनुअल रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो वहां पे वो लोग दिखाए होंगे लगभग सारे ही बैंक्स कि हमारे पास गवर्नमेंट के एसेट्स एक्सेट्रा ये इन्वेस्टमेंट वाले जो पैसे हैं वो पहले इतने थे जिनकी वैल्यू अब बढ़ के इतनी हो गई या फिर अब घट के इतनी हो गई है। तो यहाँ पे मैंने जानबूझ के डिफरेंट एनुअल रिपोर्ट से भी स्क्रीनशॉट निकाल के रखा हुआ है। एक बारी मैं आपको गो थ्रू कराता हूँ। देखो इन सारे पीपीटीज में जब हम आगे बढ़ेंगे ना तो हर एक चीज को मैंने एनुअल रिपोर्ट से स्क्रीनशॉट निकाल निकाल के समझाए हुए हैं। जैसे कासा रेशियो क्या है, कॉस्ट ऑफ फंड्स क्या है, यील्ड ऑन एडवांसेस क्या है, निम्स क्या होते हैं, निम्स एक्सपेंड कैसे होते हैं, एनपीएज क्या होते हैं, नेट एनपीए क्या होता है, पीसीआर क्या होता है। तो इन सारी ही चीजों को हम लोग ऐसे प्रैक्टिकली एक एक स्क्रीनशॉट से समझेंगे। वापस से आपको पहले वाली हमारे स्लाइड पे आते हैं जहां पे हम लोग एसएलआर को समझ रहे थे। सो आई होप आपको ये समझ में आया अब कि एसएलआर क्या होता है। एसएलआर मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जहां पे एक और पैसा डिपॉजिटर्स मनी का लॉक हो गया। तो अब आप सोच के देखो टेक्निकली अगर कोई बैंक 100 रुपए लोन देना चाहता है तो उसमें से उसको 11 रुपए 50 पैसे तो लाना पड़ा इक्विटी प्लस रिस्क एसेट्स। यानी कि अगर कोई भी डिफॉल्ट होता है तो पहले 11.5 रुपए का लॉस यहाँ के लोग सहेंगे। इसके बाद से डिपॉजिटर्स पे बात आने से पहले, इनके पैसों में डिफॉल्ट होने से पहले इनका 18% बैंक ने एक तरह से लॉक करवा लिया है। और इसके अलावा जब ये भी हो जाता है तो आरबीआई कहता है कि अब आपको बचे हुए पैसों में से 3.5% और आरबीआई के पास आपको एक तरह से डिपॉजिट के रूप में रखना पड़ेगा जिस पे बैंक्स को कोई ब्याज भी नहीं मिलता है। तो अब बैंक्स के पास जो पैसा अवेलेबल है ना लेंड करने के लिए वो वही 3 कंपोनेंट से बन रहा है, इक्विटी, रिस्की एसेट्स और डिपॉजिटर्स मनी। तो मान लीजिए फिर से एक एग्जांपल लेके आते हैं कि अगर 1000 करोड़ का डिपॉजिट है तो उनमें से एसएलआर और सीएआर का मेंटेन करने के बाद से आपको 35 करोड़ और एक तरह से आरबीआई के पास एक तरह से लॉक करके रखना पड़ेगा। ये सेम चीज मैंने यहाँ पे एयू स्मॉल फाइनेंस के एनुअल रिपोर्ट से यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो अभी पे अगर मैं पूरा हर चीज पढ़ के बताऊंगा ना तो ये वीडियो 4-5 घंटे बड़ी हो जाएगी। आप इस वीडियो को पॉज करके इस चीज को पढ़ भी सकते हो। वैसे जो अभी पे आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिख रहा है ना, इन सबको निकालने में मुझे पर्सनली बहुत टाइम लगा था। सो आई होप अभी तक की इस वीडियो में आपको ये समझ में आ रहा है व्हाट इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एंड व्हाई वी नीडेड दैट। देन एसएलआर एक आया, फिर सीआरआर आया। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आप में से जो डिपॉजिटर्स हैं उनके पैसे को सेफ रखने में मदद कर रही हैं। अब आपको एक और बात ये समझनी होगी, अगर किसी बैंक का मैं सबसे टॉप लेवल पे आपको बैठा दूं तो आपकी भी एक जिम्मेदारी है कि यू वांट टू मेक मोर मनी या यू मस्ट मेक मोर मनी फॉर योर शेयर होल्डर्स। और इस केस में बैंक्स के पास 2 ही ऑप्शंस बचते हैं। एक और चीज यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करना चाहूंगा दोस्त, जैसे मान लीजिए किसी बैंक ने 4% में पैसा उठाया और 12% पे लैंड किया तो वो 8% का मार्जिन नहीं बनाएगा। आप समझ रहे हैं? आप देखिए उसने और पैसा तो उसका एसएलआर में ब्लॉक हो गया
और पैसा उसका सीआरआर में ब्लॉक हो गया, तो इस केस में जो वो नेट बना रहा होगा वो हमेशा 8% से कम ही होगा। अभी और आगे बढ़ेंगे तो और भी जगह पे पैसे लॉक होने की वजह से हो सकता है वो बैंक 3 या 4% का ही मार्जिन बना पाएगा। सो वापस अगर हम इस स्लाइड पे आए तो आप देखो, अगर कोई बैंक है, अगर वो ज्यादा पैसा बनाना चाहता है तो उसके पास मेजरली दो ऑप्शन बचते हैं। पहला, वो लोग अपने कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी को घटाना चाहेंगे। कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी कहने का मतलब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग को वो लोग घटाना चाहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ये कैसे हो सकता है, तो जैसे मान लीजिए HDFC बैंक का अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो उसमें लोगों के सबसे ज़्यादा सेविंग अकाउंट्स और करंट अकाउंट्स हैं, स्पेशली करंट्स अकाउंट सबसे ज़्यादा हैं। जैसे मैं एक बिजनेस रन करता हूँ, मेरे को भी जब बैंक अकाउंट ओपन करना था तो मैं सीधा HDFC में गया। क्यों? क्योंकि HDFC की जो सर्विसेज हैं वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन इसके बदले में उन लोगों ने मुझसे बोला कि अगर आपको हमारे साथ करंट अकाउंट ओपन करना है तो आपको मिनिमम अपने बैंक में 1 लाख रुपए रखने ही पड़ेंगे, जिस पे वो लोग मुझे लगभग ना के बराबर कोई ब्याज देते हैं। तो ऐसे केस में मेरा करंट अकाउंट खोल के HDFC बैंक के पास 1 लाख रुपए फ्री में मिल गया। और आप समझो, इसी वजह से कभी अगर आप किसी बैंक्स को पढ़ रहे हैं तो उनमें बार बार ये बात होगा कि दिस बैंक इज ट्राइंग टू बिल्ड इट्स कासा फ्रेंचाइजी। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट अगर किसी भी बैंक के पास बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब उनका जो कॉस्ट ऑफ फंड होगा वो हमेशा ही कम होगा, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग आपकी हमेशा ही कम होगी। और अगर कोई बैंक इन कासा फ्रेंचाइजीज को बनाने में स्ट्रगल करता है या फिर फॉर सम रीजन नहीं बना पाता है, तो उस केस में भी अगर उस बैंक के मैनेजमेंट को ज़्यादा कमाना होगा तो दे स्टार्ट लैंडिंग एट रिस्कियर रेट्स, मतलब रिस्कियर वाले साइड में। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक बात बताइए, कोई बिजनेसमैन है, अगर मैं बैंक हूँ उसके पास जाऊंगा और उसको बोलूंगा कि सर आप मेरे से लोन ले लो, क्या वो कभी भी मेरे को 20% का ब्याज देगा? बिल्कुल नहीं। मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक बंदा है जो प्रॉपर किसी MNC में काम करता है और वो सैलरीड एम्प्लॉय है। दूसरा बंदा जो एक ठेला लगाता है, या फिर कोई ऐसा इंसान है जिसके पास कोई सैलरी स्लिप नहीं है, कोई कॉन्क्रीट पेपर नहीं है, कोई ITR नहीं है, इन दोनों लोगों को कार लेना है। तो जो सैलरीड वाला बंदा है, अगर वो जाएगा कार लेने तो उसको HDFC वाले हो सकता है बोलेंगे कि सर आप मेरे से लोन ले लो ना, आपको सिर्फ 16% पे हम कार लोन दे देंगे, 15% पे कार लोन दे देंगे। वेयर एज जिस बंदे के पास सैलरी स्लिप नहीं है, एक अच्छा सिविल नहीं है, उसको HDFC लोन देने से मना कर देगा। और यहीं पे बहुत छोटे छोटे बैंक्स आते हैं, जैसे जना स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है। अब मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे बैंक्स आते हैं जिन लोगों के पास कोई पेपर नहीं होता है, ये लोग उनको भी पैसे लेंड करते हैं। यहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। मेरा एक स्टूडेंट था, उसका नाम है अंकुश, बिहार का था। उत्कर्ष बैंक में वो कुछ समय तक काम किया था। तो वो बोलता था कि सर हमारे ऊपर ना ऊपर से इतना प्रेशर आता था कि तुम बस लोन बांटो, और हम लोग लिटरली लोगों की जबरदस्ती पकड़ पकड़ के उनके अंडे की दुकानें खुलवा दी, उनकी सब्जी की दुकानें खुलवा दी। तो ऐसे छोटे छोटे हम लोग रोजगार जबरदस्ती का क्रिएट करते थे। और अंकुश को ये प्रेशर क्यों आ रहा है? क्योंकि जो उत्कर्ष बैंक उस जगह पे लैंड कर रहा होगा इन छोटे छोटे लोगों को, उन लोगों से वो लोग ब्याज बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं। तो आप इस बात को समझो, जो बैंक्स हैं उनको ज्यादा कमाने के दो ही ऑप्शंस हैं। पहला, कासा फ्रेंचाइजी बिल्ड कर लो सो दैट यू गेट मनी फॉर फ्री। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट्स लोगों के ज्यादा से ज्यादा करो। और दूसरा हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन आता है वो ये आता है कि आप अगर ये नहीं बिल्ड कर पा रहे हो तो ज्यादा रिस्की वाले लोन्स देना शुरू करो सो दैट यू कैन अर्न मोर। यहाँ पे एक और चीज समझने की बात यह है दोस्त, जो मैं कासा की बात कर रहा हूँ, तो बहुत सारे अगर आप छोटे बैंक्स को भी पढ़ेंगे, जैसे अगर मैं आपको अपना पर्सनल एग्जांपल दूं, तो मेरा खुद का जना स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक अकाउंट है और वहां पे कुछ पैसे मैंने FD के रूप में रखे हुए हैं। अब FD के रूप में मैंने वहां पे क्यों पार्क किया हुआ है? क्योंकि वो लोग मुझे तकरीबन 10 से 12% के बीच में फिक्स ब्याज दे रहे थे। लेकिन अगर मैं किसी दूसरे बड़े बैंक के पास जाता तो वहां पे कभी भी मुझे फिक्स में 10 से 12% का ब्याज नहीं मिलता। तो ऐसे केस में अगर कोई छोटा बैंक कई बार बोलेगा ना कि हमारी कासा फ्रेंचाइजी बड़ी हो रही है, तो आपको उस समय पे बस ये समझना है कि ये जो कासा है इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। मैं जना स्मॉल फाइनेंस में जो अपना अकाउंट, करंट अकाउंट या फिर सेविंग अकाउंट ओपन कर रहा हूं, वो ट्रांजैक्शन के लिए नहीं कर रहा हूं। आई एम ओनली एंड ओनली डूइंग दैट फॉर टू मेक मोर मनी ऑन माई FDs,
ऑन माई सेफ इन्वेस्टमेंट्स, नथिंग मोर देन दैट। जो ओरिजिनल कासा फ्रेंचाइजी होती है वो होती है जैसा आप HDFC के साथ देखते हो कि लोग अपना करंट अकाउंट ओपन करेंगे, लोग अपना सेविंग अकाउंट भी ओपन करेंगे। तो अभी उन लोगों ने मैंडेटरी कर दिया है कि आपको मिनिमम 25 या फिर 50,000 रुपए तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। सो आई होप आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि बैंक्स को ज़्यादा कमाने के लिए हमेशा वो लोग दो चीज़ों पे फोकस करेंगे। अब हम इन बैंक्स को क्योंकि थोड़ा बहुत तो समझ गए, तो अब हमें एक बार ये समझना पड़ेगा कि कितने डिफरेंट टाइप्स के बैंक्स मार्केट में आपको अवेलेबल मिलेंगे। पहला एक आएगा आपके पास शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कहने का मतलब बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप यूं समझना, जब आपका दोस्त आपसे बोलता है कि भाई मेरे को बैंक जाना है, तो आपके दिमाग में जिस बैंक का पिक्चर आता है वही शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है। क्या कभी भी आपका दोस्त बोलता है कि बैंक जाना है तो आपके दिमाग में ऐसा आता है क्या कि भाई हमें जमा जाना है, स्मॉल फाइनेंस बैंक में जाना है, या फिर उत्कर्ष में जाना है, या फिर और किसी छोटे बैंक में जाना है? मेरे हिसाब से नहीं आता होगा। जनरली हमारे दिमाग में जो पिक्चर आता है वो आता है HDFC है, ICIC है, या फिर SBI है, PNB है, ऐसे कोई बड़े बैंक्स हैं। दूसरे नंबर पे आएंगे हमारे पास NBFC। इन सबको अभी मैं डीप में समझाऊंगा। उसके बाद आता है आपके पास SBFC, और उसके बाद से आता है आपके पास SFB। अब इन चारों तरह के जो बैंक्स हैं, अगर आप इंटरनेट पे कहीं और पे पढ़ते हैं तो हो सकता है इसके अलावा वो लोग किसी दूसरी कैटेगरी में उसको कैटेगराइज किए होंगे। जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ दोस्त, मैं फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ, हो सकता है कि मैं इसमें से कुछ पॉइंट्स जानबूझ के नहीं, मतलब अनइंटेंशनली मैं आपको गलत बता दूं। मेरा बता वैसा करने का मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में करेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे जो भी चीज़ शेयर कर रहा हूँ ये मेरी अभी तक की लर्निंग रही है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो एक एक करके हम समझते हैं कि ये डिफरेंट टाइप्स के बैंक्स क्यों आए हुए हैं, और ये डिफरेंट टाइप्स के बैंक्स की हमें जरूरत ही क्यों है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं। तो देखो, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जिनको RBI एक फुल बैंकिंग लाइसेंस देता है, एंड व्हाट दे कैन डू इज दे कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। वो आपका सेविंग अकाउंट, आपका करंट अकाउंट, आपके FD, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। एंड ऑल्सो दे कैन प्रोवाइड लोन्स एज वेल। दे कैन गिव यू ATMs, UPI, चेकबुक, NEFT, RTGS की सर्विसेज, बट दे हैव टू फॉलो अ वेरी स्ट्रिक्ट RBI के रेगुलेशन के अंडर में ही उन लोगों को काम करना होगा। अगर हम एग्जांपल की बात करें जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में आएंगे, उनमें आता है आपके पास HDFC बैंक, SBI, ICICI, या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा एक्सेट्रा। सिंपल लैंग्वेज में आप यूं कह सकते हैं कि ये जो बैंक्स होते हैं ना, इनको फुल परमिशन होती है, आपसे पैसा ले भी सकते हैं और आपको लोन भी दे सकते हैं। इसके जस्ट हम ऊपर बढ़ेंगे तो इसके बाद से हमारे पास आएगा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, NBFC। ये क्या होता है दोस्त? तो इन लोगों को एक RBI की तरफ से फुल फ्लेज लाइसेंस नहीं दिया जाता है। तो एक काम करते हैं, ये जो चारों तरह का मैं आपको बैंक बताता हूँ ना, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ कि हमारे पास बड़े बैंकों के रहने के बावजूद क्यों हमें NBFC या फिर छोटे छोटे बैंकों की जरूरत पड़ी। देखिए, आज के दिन पे भी अगर आप इंडिया के किसी रूरल एरिया में जाते हैं ना, जिस साइड में आपको कोई साहूकार मिलेगा, कोई जमींदार मिलेगा, तो वो आज के दिन पे भी लोगों को 1 महीने का 10% का ब्याज लेके, 5% का ब्याज लेके वो पैसे लेंड करते हैं। तो ये जो NBFC का कॉन्सेप्ट है, इसका ये इस तरीके से आया कि एक इंसान गया RBI के पास और जाके बोला कि सर देखो, इंडिया का ये जो रूरल हिस्सा है, यहाँ पे आज भी जो गरीब इंसान ऑलरेडी दबा हुआ है, उनसे कुछ लोग 60% पर एनम के ब्याज को लेके फिर इन लोगों को पैसा दे रहे हैं। आपको नहीं लगता है ये गलत हो रहा है? RBI ने बोला गलत तो हो ही रहा है, बट सॉल्यूशन क्या है? और आपके जैसे ही एक इंसान ने उनसे बोला कि देखो, इसका सॉल्यूशन ये है, आप मेरे को एक छोटू सा लाइसेंस दो। मैं आपसे कोई पूरा बैंकिंग का लाइसेंस नहीं मांग रहा हूँ, आप मेरे को बस एक ऐसा लाइसेंस दो जिस लाइसेंस के बाद से मैं लोगों को लोन दे सकता हूँ। मैं उनसे पैसे लूंगा नहीं, कोई डिपॉजिट नहीं लूंगा, कोई उनका अकाउंट नहीं खोलूंगा, बस मैं लोगों को लोन दे पाऊंगा। लेकिन मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, मैं इन लोगों से 24% का ब्याज लूंगा। अब इस केस में आप क्यों इंटरेस्टेड हो यहाँ पे लोन देने पे? क्योंकि आपको लग रहा है कि भाई मेरे पास जो भी पैसा है इस पे मुझे 20, 22, 24% कमाने में मेरी हालत खराब हो जाएगी। तो यहाँ पे मुझे अगर 25% पर एनम का एक केगर मिल रहा है तो बहुत स्पीड से मैं अपने पैसे को ग्रो कर सकता हूँ। अभी हम उस पर बाद में आएंगे कि लिवरेज वगैरह कैसे किक इन करता है। मैं स्टोरी को सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मान लीजिए आपने सोचा कि मैं बिहार के इस एरिया में 4 दोस्त मिलेंगे, 2-2 या 2.5 करोड़ रुपए आपस में मिलाएंगे, और ये जो 10 करोड़ हो गया इसको किसी छोटे से रूरल एरिया में जाके लोन देंगे और लोगों से 24% के ब्याज पे इंटरेस्ट लेंगे। यहाँ पे RBI का कहना ये था कि देखो, इट्स बैड, बट जो पहले वाली कंडीशन है उससे इंप्रूव्ड है। और ये सोच के RBI ने ऐसे लोगों को एक लाइसेंस दे दिया। अब ये लोग जाते हैं उस छोटे से कस्बे में, उस छोटे से गांव में, और वहां पे जाके ये लोग लोन बांटते हैं। अब आप जरा इस बात को समझो दोस्त,
क्या आप किसी भी जगह पे जाओगे तो जाते ही लोन बाँट दोगे क्या? मेरे हिसाब से नहीं। आप अगर किसी छोटे एरिया में जाओगे ना तो पहले उधर पे 5-10 उधर के ना एक मेन वाले लोग होते हैं। आप पहले उनको अप्रोच करोगे, उनसे बात करोगे, जान-पहचान बढ़ाओगे और उन लोगों को ये समझाओगे कि अगर सर आप बोलोगे ना कि इसको लोन दे दो, तो मैं उसको दे दूँगा। उससे होगा ये, उन लोगों को भी थोड़ी प्रीमियम वाली फ़ील आती है और आपने बिना कहे अपने लिए गारंटर भी क्रिएट कर लिया। सो बॉटम लाइन ये है, 10 करोड़ अपना जुटाने के बाद आप किसी छोटे से एरिया में जाओगे, एक छोटी-सी जगह लोगे और वहाँ पे एक मैनेजर हायर करोगे, 1-2 और बंदे रखोगे और 6-7 लोगों की एक टीम मिला के आप इन लोन्स को देना शुरू कर देते हो। आते हैं वापस, तो जो एनबीएफसी है अब आपको शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। आरबीआई इनको भी लाइसेंस देता है, लेकिन ये फुल फ्लेज बैंकिंग का लाइसेंस नहीं होता है। व्हाट दे कैन डू इज दे कैन ऑफर मतलब दे कैन नॉट ऑफर सेविंग या फिर करंट वाले अकाउंट्स, नाइदर दे कैन इशू चेक बुक्स या फिर एटीएम यूपीआई कुछ भी नहीं दे सकते हैं। ये पैसा आपसे ले ही नहीं सकते। व्हाट दे कैन डू इज दे कैन गिव यू पर्सनल लोन, दे कैन गिव यू गोल्ड लोन, दे कैन गिव यू व्हीकल लोन या फिर किसी को कोई छोटा सा बिजनेस करना है, दे कैन गिव यू दैट एज वेल। अब इस पर्टिकुलर केस में इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे बजाज फाइनेंस है, जैसे मुथूट फाइनेंस है, जैसे श्रीराम फाइनेंस है, तो ये सारे एनबीएफसी के एक तरह से एग्जाम्पल है। अगर हम एक कदम और आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमारे पास आ जाता है, यहाँ पे मैंने कुछ एक्सेप्शन लिखा था। जब मैं अगर आप इस पीपीटी को पढ़ोगे ना तो एक कहानी आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी, या फिर इस वीडियो को पॉज करके भी आप पढ़ सकते हो। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अब हमारे पास आता है एसबीएफसी, स्मॉल बिजनेस फाइनेंसिंग कंपनी। तो ये क्या होता है? ये भी एक तरह से एनबीएफसी ही होता है। जो लोन देगा मेनली फोकस करते हैं लोग एमएसएमईज पे। तो यहाँ पे एमएसएमईज कैसे आ गए? तो जो एमएसएमईज वाले लोन होते हैं ना, जैसे कोई शॉप हो गया, कोई फैक्ट्री हो गई, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी हो गया, इनके अगेंस्ट में ये लोग लोन देते हैं और ये एक तरह से सिक्योर भी माना जाता है। जब एमएसएमई में आप शॉप्स को काउंट करोगे ना, तो जैसे मान लो आपका बैंक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपका एसबीएफसी फाइनेंस जो है, जो कि एक लिस्टेड भी कंपनी है, मान लो अगर ये आपका है और आपको किसी शॉप को, दुकान को अगर लोन देना है, तो आप पहले फिजिकली एक बंदे को भेजोगे जो जाके देखता है कि इनका दुकान ठीक ठाक तो है ना, ये पैसे कमा तो लेता है ना। उसके बाद से आप उस दुकान वाले को एक लोन देते हो। इसमें होगा ये, पैसे आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं क्योंकि कम से कम आपको ये दिख रहा है कि इसका एक जमा जमाया बिजनेस है। फिर एसबीएफसी आपको पर्सनल लोन भी देते हैं, बिजनेस लोन भी दे देते हैं, गोल्ड लोन भी देते हैं और व्हीकल लोन भी देते हैं। सिंपल लैंग्वेज में आप ये कह सकते हो एनबीएफसी के जैसा ही एसबीएफसी होता है, बस एक तरह से जो एसबीएफसी है ना, इन लोगों का जो कोर फोकस होता है वो एमएसएमईज पे ज़्यादा होता है, या फिर कोई इंसान जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जैसे मैं हूँ, तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, तो मैं इन लोगों का एक प्रॉपर टारगेटेड ऑडियंस हूँ। यहाँ पे मैंने एनबीएफसी एंड एसबीएफसी को कंपेयर किया हुआ है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट आएगा, डू लेट मी नो। मैं एक बहुत बड़ी वाली वीडियो बना दूंगा जिसमें हर एक छोटे से छोटे पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें जब मैं क्लास में करता हूँ तो एक एक पॉइंट समझाता हूँ, लेकिन यहाँ पे ये उतना रेलेवेंट नहीं है, इस वजह से हम थोड़ी स्पीड में आगे की ओर निकल रहे हैं। अब हमारे पास आता है स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक जो होता है ना, ये बेसिकली जैसे मान लीजिए आपके पास एनबीएफसी का लाइसेंस आया, आप बिहार के किसी छोटे से गांव में गए थे, वहां पे आप लेट्स से कि पिछले 5 या 7 सालों से हो, एनबीएफसी के जैसे काम कर रहे हो, लोगों को लोन देते हो और उनसे बदले में 24% का ब्याज लेते हो। अब ऐसे केस में एक इंसान गया आरबीआई के पास और जाके बोला कि सर, क्या आप नहीं चाहते हो कि जिन लोगों से मैं 24% का ब्याज ले रहा हूँ, इन लोगों से सिर्फ मैं 18% का ब्याज लेके और इनको पैसे दे दूं? तो आरबीआई बोलेगा यार, हम तो एकदम चाहते हैं, ये बंदे ऑलरेडी रूरल एरिया से हैं, ऑलरेडी दबे हुए हैं, इन लोगों को तो हम ऊपर लगाने पे लगातार लगे हुए हैं, अगर कोई सॉल्यूशन है तो बताओ। तो ऐसे में एक इंसान बोलता है, देखो आपको अब मेरे पे ट्रस्ट आ जाना चाहिए, पिछले 8-10 सालों से मैंने आपके एक छोटे से लाइसेंस के अंडर में काम किया है और मेरा ट्रस्ट, अब आपको शायद मेरे पे भरोसा थोड़ा ज़्यादा है। तो मेरी रिक्वेस्ट बस आपसे ये है कि आप मेरे को, मेरा जो लाइसेंस है ना, उसको अपग्रेड कर दो, और अपग्रेड करने में आप मुझे क्या नए बेनिफिट्स दे दो। आप बस ये बेनिफिट दे दो कि उस गाँव के जो लोग हैं वो मेरे पास अपने डिपॉजिट्स को कर पाएँ। जैसे अगर उनके पास कोई एक्स्ट्रा पैसा है तो वो लोग मुझे ही उन डिपॉजिट्स को दे पाएँ। जब वो डिपॉजिट्स मुझे देंगे तो होगा क्या कि मैं इन डिपॉजिट्स पे लेट्स से उनको 10% का ब्याज ऑफर कर दूंगा, और बदले में जब वो लोग मुझसे लोन लेंगे तो मैं उनसे 18% चार्ज करूंगा। तो बीच में 8% मेरा भी बनता है। फिलहाल में मैं उनसे 24% इसलिए चार्ज कर रहा हूँ क्योंकि मेरा भी रिस्क ज़्यादा है, एंड प्लस में जिन लोगों से मैं पैसे उठा रहा हूँ वो पैसे महंगे पड़ रहे हैं। तो
तो अगर आप मेरे को उन लोगों से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने देते हो तो मैं इस ब्याज की दरों को काफ़ी हद तक कम कर सकता हूँ। और ये सोच के आरबीआई ने बोला डन है जी, आपके हम लाइसेंस को अपग्रेड करते हैं। इस लाइसेंस के अपग्रेडेशन के बाद से जो भी आपके पास स्मॉल फाइनेंस वाले बैंक्स होंगे वो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, लोन को दे सकते हैं, यूपीआई की सर्विसेज दे सकते हैं, एटीएम दे सकते हैं, चेक बुक्स को दे सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, चाहे उज्जीवन है, चाहे इक्विटास हो गया। इक्विटास तो अभी पे फेयरली लार्ज बैंक हो गया है, या फिर और भी एक दो बैंक जो आपको छोटे वाले दिखते हैं ना, तो वो सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में आ जाएंगे। यहाँ पे आरबीआई का एक छोटा सा रूल भी है, अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक हो तो 75% आपके पूरे जो लोन बुक का है वो प्रायोरिटी सेक्टर को ही जाना चाहिए। हम चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है। तो हम इसी सीक्वेंस में आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो, अगर आप छोटे छोटे पॉइंट्स में घुसने लगोगे ना, तो मैं आपसे क्लियरली बोल रहा हूँ, कम से कम आपको पूरा का पूरा 6 महीने से लेकर साल भर का समय लगेगा हाउ टू रीड बैंकिंग सेक्टर को ही समझने में, क्योंकि हर जगह पे ही आरबीआई के कुछ ना कुछ रूल्स हैं। जब मैं इस पीपीटी को बना रहा था आप लोगों के लिए, तो मैं भी रूल्स में घुसने की कोशिश कर रहा था, बट एक समय के बाद से वो ऐसा लग रहा था कि इट्स अ ड्रिल। तो उसका जो बेहतर तरीका ये है वो ये है, हम लोगों को कोई उस लेवल पे जाके हर एक छोटे से छोटा रूल नहीं जानना है। वी आर इन्वेस्टर्स, बस हमें ना पूरा लैंडस्केप समझ में आना चाहिए और वो की पैरामीटर्स पता होने चाहिए कि अगर ये ऐसा दिखा तो इस बैंक में हम इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। एक और डिस्क्लेमर देता हूं, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट। नथिंग इन दिस वीडियो इज बाय और सेल रिकमेंडेशन। मैं बस आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, एजुकेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ कि इफ़ यू आर रीडिंग अ बैंक दिस इज हाउ यू कैन डू इट, या फिर मैंने जो अभी तक किया है उसमें से एक दो पॉइंट क्या पता आप सीख लो अच्छे वाले। फिर जाके यहाँ पे मैंने एक टेबल दिखाया हुआ है। तो बेसिकली अगर आप साल में पीछे जाओगे ना, तो 2017 ही वो ईयर है जहां पे आपको मैक्सिमम स्मॉल फाइनेंस बैंक्स क्रिएट होते हुए देखने को मिले। और उसका रीजन ये था, आरबीआई ने लोगों को एक ओपन तरीके से एक तरह से ऑफर दिया कि आप में से जो भी लोग एनबीएफसीज हैं वो लोग अपने आप को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम आपके लाइसेंस को अपग्रेड कर देंगे। तो पहले ये जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आज के दिन पे है, ये पहले एयू फाइनेंसियर्स नाम से था। 2017 में एयू फाइनेंसियर्स बन गया एयू स्मॉल बैंक। ऐसे ही उज्जीवन भी बन गया उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। और इन सारे ही बैंक्स के आप नाम देख सकते हो कि पहले ये सारे किस तरीके से एनबीएफसीज थे और लाइसेंस के अपग्रेड होने के बाद से ये लोग स्मॉल फाइनेंस बैंक्स बन गए। अब यहाँ पे मैंने कुछ की थिंग्स डाले हुए हैं कि अगर आप किसी भी बैंक्स को पढ़ रहे हो तो इन चीज़ों को आपको जरूर चेक करना ही चाहिए, जिनमें से पहला है लोन बुक की जो क्वालिटी है वो कैसी है। देखो, कोई भी बैंक जिसका लोन बुक ज़्यादा ग्रैन्युलर होगा वो हमेशा ही ज़्यादा बेहतर है। व्हाट डू आई मीन बाय ग्रैन्युलर? तो जैसे मान लीजिए आपका बैंक है और बैंक के पास 1,000 करोड़ का मान लो लोगों का डिपॉजिट पड़ा हुआ है। अगर ये 1,000 करोड़ लाखों लोगों से आता है, मतलब छोटे छोटे अकाउंट्स अगर आपके पास ज़्यादा हैं, इसका मतलब आपका लोन बुक ज़्यादा ग्रैन्युलर है। वेयर एज दूसरे तरह का जो लोन बुक होता है वो चंकी होता है। एग्जाम्पल के तौर पे बैंक के पास टोटल 1,000 करोड़ है और ये पूरा 1,000 करोड़ 9 लोग मिलके ही 900 करोड़ रुपए इसमें डाले हैं। 100 करोड़ मिला मिला के 9 लोगों ने डाल दिया। अब जो बचा हुआ 100 करोड़ है इस 1,000 करोड़ में से, वो पब्लिक से आ रहा है छोटे छोटे अमाउंट्स में। तो ऐसे केस में ऐसे लोन बुक को हम बेकार लोन बुक बोलते हैं। हम बोलते हैं ये जो लोन बुक है ये चंकी है। अगर इनमें से 3 बंदे भी चले गए ना, तो बैंक के पास जो टोटल पैसा है उसका 30% गायब हो जाएगा। फिर हमारे पास आता है कि बैंक किस कॉस्टिंग पे पैसे उठा रहा है और कितने का यील्ड है। इन सारी ही चीज़ों को हम अभी सीक्वेंस में एक एक करके समझने वाले हैं। ये एसेट लाइबिलिटी का मैनेजमेंट आप कैसे करते हो। ऐसा नहीं कि आपने मार्केट से पैसा उठाया, एज अ बैंक आपने मार्केट से पैसा उठाया शॉर्ट टर्म का और इस पैसे को लेंड कर दिया लॉन्ग टर्म के लिए। तो इसकी वजह से इसके पहले हमें पास में डिजास्टर्स भी देखने को मिले हैं। इसके अलावा हमें कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को क्यों चेक करना चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी के कौन से वो मैट्रिक्स हैं, मैनेजमेंट की क्वालिटी देखना क्यों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बैंक्स में। जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं इंडस इंड जैसे बैंक में अब कभी भी पैसे नहीं डालूंगा, क्योंकि उसका जो मैनेजमेंट है मेरा उन लोगों पे भरोसा नहीं रहा है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे आरओई क्या होता है, आरओए क्या होता है, एयूएम में ग्रोथ क्या होता है और ये कितने % रहे, तो वो मैंडेटरी है और एक तरह से वो की थिंग है। किसी भी बैंक में आपको पैसे बनाने में वो चीज़ क्लियर कट दिखाएगा। अगर किसी बैंक में आरओए और एयूएम में अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है, तो दैट बैंक कैन मेक यू ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। अब आगे बढ़ने से पहले
कुछ बैंकिंग जार्गन्स हैं जिन्हें हमें समझना ज़रूरी है सो दैट अगर आप किसी बैंक्स को पढ़ते हो, किसी एनुअल रिपोर्ट को पढ़ते हो, मैनेजमेंट के कॉन कॉल को पढ़ते हो तो वो पूरी बात आपको समझ में आए। एक-एक करके मैं इन टर्म्स को आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कासा। तो कासा मैं आपको इसके पहले भी बता चुका, किसी भी बैंक के पास कितना करंट और सेविंग अकाउंट्स को मिला के उनके टोटल डिपॉजिट्स का कितना परसेंट ये आ रहा है, उस चीज़ को हम बोलेंगे कासा रेशियो। ये जितना ज़्यादा है वो बैंक उतना ही अच्छा है क्योंकि उनकी जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो उतना ही कम रहेगा। यहाँ पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के एनुअल रिपोर्ट को निकाला हुआ है। अगर आपको मन करे तो आप इस वीडियो को पॉज करके इन सब के इस एनुअल रिपोर्ट में भी पढ़ सकते हो और इसी तरीके से ये लोग अपने एनुअल रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि देखो हमारे में अभी पे जो कासा है वो किस पे चल रहा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत सारे जो छोटे छोटे बैंक्स हैं उनमें भी आपको बहुत हाई वाला कासा दिखेगा, लेकिन वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मैंने वहाँ पे उनको कम रेट पे वो पैसा नहीं दिया है। जैसे मैंने जो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक में पैसा लगाया, वो उनका भले ही वो बोलेंगे कि मेरा कासा मेरे जैसे लोगों के लिए बढ़ गया, बट आप समझो मैं कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा हूँ उनके पास। मैंने बस एक बार पैसा डाला, मुझे 12% आ रहा है, सिर्फ इस वजह से मैंने वहाँ पे अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन किया। अगर वो लोग इस नंबर को जोड़ के ये बताएंगे कि देखो हमारा भी कासा फ्रेंचाइजी बहुत बड़ा है, तो ये आप इस चीज़ को ओरिजिनल मत मान लेना। ये नंबर्स बस देखने में अच्छे लगते हैं, एक्चुअली में वो बैंक अच्छा नहीं कर रहा है। दूसरा आएगा आपके पास कॉस्ट ऑफ फंड्स। तो कॉस्ट ऑफ फंड कहने का मतलब ये होगा कि बैंक्स को पैसा उठाना कितना महंगा पड़ रहा है। जैसे मान लीजिए कोई बैंक है जिसका एवरेज 5% देकर अगर वो डिपॉजिट ले रहा है तो उसका जो कॉस्ट ऑफ फंड होगा वो 5% पे होगा। जो टॉपिक्स बहुत सिंपल वाले हैं उनमें मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ूंगा। यहाँ पे बस मैंने स्क्रीनशॉट डाल रखे हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और आईसीआईसी बैंक के। आप इनको मन करे तो ऐसे जूम करके भी देख सकते हो। ऐसे ये लोग दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड 2024 में इनका 4.86% था और 2025 में बढ़ के 5.1% का हो गया है। तो हमें एक बार रीजन भी देखना होता है कि क्यों ये ऊपर गया। ऑल्सो जब आप बैंक्स को पढ़ रहे हो तो एक बहुत ही छोटा सा चीज़ होता है, कई बार स्टूडेंट्स भी क्लास में पूछते हैं सर ये बेसिस पॉइंट क्या होता है। तो 1% को 100 बेसिस पॉइंट्स में आप बांट सकते हो। अगर कई बार बैंक बोलता है कि हमारा जो मान लो कोई ब्याज है वो 0.5 वाले बेसिस से 50 बेसिस से ऊपर गया, इसका मतलब आधे परसेंट से वो लोग बोल रहे हैं हमारा जो ब्याज का दर है वो ऊपर चला गया या फिर जो हमारा कॉस्ट ऑफ फंड है वो ऊपर चला गया है। फिर आता है आपके पास यील्ड ऑन एडवांसेस। तो सिंपल लैंग्वेज में बैंक अपने लोन पे कितना एवरेज इंटरेस्ट कमा रहा है, दैट इज यील्ड ऑन एडवांसेस, कि आपने जो लोन दिया उस पे बैंक को कितना आ रहा है। फिर आपके पास आएगा दोस्त निम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। सिंपल लैंग्वेज में बैंक ने जो पैसा कमाया और जो पैसा पे किया इन दोनों को माइनस कर दो और जो उनके पास पूरे अर्निंग असेट्स हैं, मतलब जितना पैसा दे के आपने ये कमाया है उससे अगर आप डिवाइड करते हो तो आपके पास निम का परसेंटेज आ जाएगा। वैसे निम मतलब नेट इंटरेस्ट मार्जिन। एग्जाम्पल के तौर पे जो हमारी पहली स्लाइड थी, 4% पे बैंक ने पैसा लिया और 12% पे लैंड किया, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 8% का। तो इस 8% को हम बोलेंगे नेट इंटरेस्ट मार्जिन। यहाँ पे एक और चीज़ समझने की दोस्त ये है, निम में अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो वो दो रीजन की वजह से होगा। आइदर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो आपकी है वो कम हो रही होगी, या फिर आप जिन लोगों को एडवांसेस दे रहे हो वो एडवांसेस का रेट ऊपर जा रहा होगा, और वो सिर्फ तभी जाता है जब आप ज़्यादा रिस्की वाले लोन देना शुरू करो। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आप उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का प्राइस चार्ट देखोगे तो रेट उनका ऐसा गया है। तो इस केस में क्या होता है, कोई बैंक शुरुआत में सेफ प्ले करता है, फिर उनके अंदर कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ जाएगा, देन दे स्टार्ट लैंडिंग XYZ पर्सन को कोई भी पैसा, जबरदस्ती लोन बांट रहे हैं। और वो जब बांट रहे होते हैं तब तो उन सब उस समय पे कुछ समय तक वो पैसा आता है, फिर लोन में डिफ़ॉल्ट शुरू होते हैं क्योंकि आपने जिन लोगों को पैसा दिया है दे आर नॉट कैपेबल ऑफ रिटर्निंग दैट मनी टू यू, एंड ऑल्सो दे आर ब्रेड टू, मतलब आप लिख चलना कि हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन होती है उनके पास। आज कमाएंगे तो कल खाएंगे, परसों कमाएंगे तो उसके अगले दिन खाएंगे। तो उन लोगों पे अगर सामने से पैसा नहीं आएगा तो उस केस में वो लोग लोन डिफॉल्ट करना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर आप कोविड की बात करेंगे तो आप सोच के देखो कोविड में किन लोगों की दुकानें नहीं चली, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, जो छोटे छोटे लोग, कोई सब्जी की दुकान लगा रहा है, कोई जूस का दुकान लगा रहा है, तो उसका दुकान चलना बंद हो गया। अब ऐसे केस में अगर इन लोगों को किसी बैंक ने लोन दिया होगा तो डिफॉल्ट शुरू हो गए होंगे, तो उस इसी वजह से आप उस समय पे देखोगे तो बहुत तगड़ा वाला क्रैश भी हमें देखने को मिला।
आगे बढ़ते हैं और हम आगे बढ़ेंगे ना तो इन सारी चीज़ों में फिर से आएगा। देन कम्स योर ग्रॉस एनपीए। ग्रॉस एनपीए क्या होता है? एनपीए का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो जो आपने टोटल लोन्स दिया हुआ है उनमें से, टोटल लोन्स में से जो डिफॉल्ट में चले गए हैं उनको हम बोलते हैं ये ग्रॉस एनपीए है। अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे ना तो अभी आपको ग्रॉस एनपीए में भी 3 कैटेगरीज बांटे जाएंगे, जो कि मैं अभी लगे हाथ क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे आते हैं हमारे पास ग्रॉस एनपीएज कैसे क्रिएट होते हैं। तो मैं से जैसे मान लीजिए कोई बैंक होता है ना, तो बैंक के पास एक एसएमए की क्लासिफिकेशन होती है, स्पेशल मेंशन अकाउंट्स। तो सिंपल लैंग्वेज में जैसे मान लीजिए एक बैंक ने किसी इंसान को पैसा लेंड किया और हर महीने ईएमआई आनी है, तो हर महीने जब तक आ रही है ठीक है। लेकिन मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर ईएमआई थी जो अभी नहीं आई, इस महीने जो 30 को आनी थी वो नहीं आई और उस ईएमआई को आने में 30 दिन का डिले हो गया। तो अगर 1 से लेके 30 दिन तक कोई लोन ओवर ड्यू रह जाता है तो उसे हम बोलते हैं ये एसएमए 0 वाली कैटेगरी में चला गया है। फिर अगर वही लोन अगले 31 से 60 दिनों तक भी नहीं आया तो हम बोलते हैं कि ये जो बोरोवर है ये पैसा देने में अब स्ट्रगल कर रहा है, या फिर हो सकता है ये पैसा हमें शायद ना दे पाए और उस पैसे को, उस अमाउंट को हम एसएमए 1 में डाल देते हैं। फिर अगर वही पैसा 61 से 90 डेज तक आपके पास नहीं आया तो हम बोलते हैं कि इसमें अब चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि ये लोन डिफ़ॉल्ट हो जाएगा और ये पैसा हमें वापस नहीं मिलने वाला है। अब इसके लिए भी बैंक्स प्रोविजंस बनाते हैं, यहीं से आपका प्रोविजन कवरेज रेशियो भी आएगा, जो कि अभी हम पीछे चलते हैं पहले वाली स्लाइड पे ना तो आपको बेहतर समझ में आएगा। और अगर कोई लोन दिया हुआ 90 दिनों से ज़्यादा का समय हो गया और ईएमआई नहीं आई तो बैंक उसको एनपीए घोषित कर देता है और सीधा यहीं से राइट ऑफ नहीं होता है। राइट ऑफ मतलब मान लो बैंक ने जब वो एक्सेप्ट कर लिया कि भाई अब ये पैसे तो आने ही नहीं है, तो उसमें भी अनदर, जितना मुझे पता है, लगभग 3 साल का एक टाइम फ्रेम है जिसमें अलग अलग कैटेगरीज बने हुए हैं और उसके बाद से उस पूरे बुक से उस पैसे को हटाया जाता है। लेकिन अगर किसी बैंक के पास, बैंक ने कोई लोन दिया और जो ईएमआई आनी है या फिर जो रिटर्न आना है 90 दिनों तक नहीं आया, तो बैंक इस बात के लिए मेंटली रेडी हो जाता है कि चांसेस हैं कि ये पैसा अब हमें वापस नहीं आएगा। और यहीं से आता है हमारा ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए का कॉन्सेप्ट। सो ग्रॉस एनपीए कहने का मतलब ये होगा दोस्त, जैसे मान लीजिए आपका 1000 करोड़ का लोन बुक है जिसमें से 20 करोड़ का पैसा वापस नहीं आया, तो हम बोलेंगे इस बैंक का जो जीएनपीए है वो 2% पे है। किसी भी बैंक का राइजिंग जीएनपीए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। अगर आप अभी पे देखोगे तो ये आईसीआईसी बैंक के एनुअल रिपोर्ट से मैंने निकाला हुआ है, आप देख रहे हैं कंसिस्टेंटली इनके जो ग्रॉस एनपीएज है ना उनमें हमें एक रिडक्शन देखने को मिल रही है। और ये जो हमारा नेट इंटरेस्ट मार्जिन था या फिर एनआईआईएफ या फिर निम जो था, इनमें हमें एक इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। सो इट्स अ वेरी गुड साइन। अगले वाले जार्गन पे आते हैं तो एक और वर्ड आप बार बार सुनोगे, दैट इज नेट एनपीए, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपने 20 करोड़ का, आपका इस बारी मान आपने 1000 करोड़ का लोन दिया या 100 करोड़ का लोन दिया, जिसमें से 20 करोड़ आपको 90 दिन हो गए कि यार ये वाला पैसा नहीं आएगा। अब इनमें से क्या होता है, बैंक्स ऑलरेडी लेके चलते हैं कि जो भी हम लोन दे रहे हैं उनका कुछ पैसा तो वापस आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। तो ऐसे केस में मान लीजिए किसी बैंक ने इस साल में जब 1000 करोड़ का लोन दिया तो उस समय ही उन्होंने अपने बुक्स में ये दिखाया कि 5 करोड़ का ऐसा अमाउंट है जो हम लेके चल रहे हैं कि हमें वापस मिलेगा ही नहीं। तो इस केस में जो आपका ग्रॉस एनपीए 20 करोड़ का हुआ और आपने प्रोविजन 5 करोड़ की बनाई हुई है, तो जो आपका नेट एनपीए बैठता है वो 15 करोड़ है जिसका आपके पास प्रोविजन नहीं था। अगर बैंक्स ज़्यादा प्रोविजन बनाएंगे तो नेट एनपीए हमेशा ही कमाएगा, लेकिन उसकी वजह से एक प्रॉब्लम भी है, जो मार्जिन है, जो प्रॉफिट है, जो मुनाफा है, वो बैंक्स का कंप्रेस हो जाएगा। तो बैंक इस वजह से बहुत ज़्यादा कई बारी प्रोविज़न भी नहीं दिखाते हैं। लेकिन अगर कोई बैंक प्रोविज़न ज़्यादा दिखा रहा है, इट्स अ वेरी गुड थिंग, पहले से वो लोग मेंटली प्रिपेयर्ड हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग वो लोग अगर मान लो प्रोविज़न दिखा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो लगातार एनपीए में पैसा जाए ही जा रहा है, ग्रॉस एनपीए से एक्चुअल एनपीए बने ही जा रहा है, वो अच्छी बात नहीं है। बट अगर कोई मैनेजमेंट ऑलरेडी प्रोविज़न में एक ठीक ठाक पैसा डाल के चल रहा है तो इट्स अ वेरी गुड साइन कि जो मैनेजमेंट है वो रेडी है कि ठीक है यार ये वाले लोन नहीं आएंगे तो यहाँ से हम कुछ पैसा चुका लेंगे। यहाँ पे उसी चीज़ को मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ, प्रोविजन कवरेज रेशियो यहीं से आता है। बैड लोन पे बैंक्स के पास कितना बफर है, कितना कुशन है। अगर हमने 100 करोड़ दिया
एक एग्जांपल के तौर पे मान लो 75% पीसीआर कई बार ये लोग अपने कॉन कॉल या एनुअल रिपोर्ट में लिख देंगे। उसका मतलब ये होता है 100 करोड़ के लोन पे अगर 75 करोड़ का आपके पास आपने रिजर्व रखा हुआ है कि मान लीजिए 20 करोड़ है तो उसका 75% जनरली हम लोग के पास क्वेश्चन हमेशा रहता है। जो हमें ग्रॉस एनपीए में दिखाना पड़ता है, सॉरी जो हमें नेट एनपीए में दिखाना पड़ता है, वो सिर्फ 25% का ही अमाउंट है जो हमें दिखाना पड़ता है। एक और चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तभी से बोल रहा हूँ, शायद ये वीडियो बोरिंग हो रही है। अगर हो रही है डू पॉज दिस एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वैसे मैं बोरिंग कोशिश करूंगा नहीं हो। क्या करोगे, जो नंबर्स वाली चीज़ें हैं ना, जो पढ़ने वाली चीज़ें हैं, वो थोड़ी सी बोरिंग तो होंगी। यहाँ पे अगर आप एनुअल रिपोर्ट में देखेंगे तो देखिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एनुअल रिपोर्ट 2025 में इन लोगों ने मेंशन किया है 84% का कवरेज रेशियो है हमारा। इसका मतलब क्या है, 84% का, चाहे आप अगर आईसीआईसी का देखेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 76% का हमारा कवरेज रेशियो था, या फिर अगर आप एचडीएफसी का देखेंगे तो ये लोग दिखा रहे हैं 67% का हमारा कवरेज रेशियो था। मतलब जो हमें लॉस होना था उसका एक मेजर पार्ट के लिए हम लोग ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे। अगर कोई बैंक बोलेगा ना कि मैं तो कोई प्रोविजन बनाता ही नहीं क्योंकि मैं जो लोन दे रहा हूँ उनमें से कोई बैड डेट होगा ही नहीं, तो आप लेके चलना बोले कि ग्लूमी दुनिया में जी रहे हैं और मैनेजमेंट को ज़मीन पे आना बहुत ज़रूरी है। फिर आपके पास एक आएगा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो कभी भी आप एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़ रहे हैं, बिजनेसेस को पढ़ रहे हैं, तो आई होप अभी तक आपको क्लियर हो गया है। फिलहाल में जितना ज़्यादा आपके पास कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होगा उतनी अच्छी बात है। अगर किसी बैंक में कुछ भी इधर उधर होता है, कोई डिफ़ॉल्ट होता है, तो डिपॉजिटर्स का पैसा हमेशा ही आपके पास सेफ्टी में पड़े रहना चाहिए। फिलहाल में जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर हम किसी बैंक की बात करें तो एचडीएफसी बैंक बोल रहा है हमारे पास जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो 19.6% की है। तो इट मीन्स इट्स वेरी गुड। फिलहाल में जो मैंडेटरी है वो कितना है, 11.5% का, एंड सम हाउ दे हैव मैनेज टू कीप इट एट 19.6%। तो इट्स डिसेंट। अगर आप ऐसे ही यहाँ पे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का देंगे तो आप देख रहे हैं 20.1% का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है। तो किसी भी बैंक में अगर आपके पास 16, 17, 18% का है तो इट इज़ मतलब ऐसा अज्यूम किया जाता है ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो सफिशिएंट है और बहुत ही अच्छा है। फिर एसएलआर का रेशियो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है जो बैंक्स को हमेशा अपने पास मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़ेंगे तो यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिए हैं कि जो एसएलआर होगा वो हर बारी कोई भी बैंक हो वो अपने एनुअल रिपोर्ट में जरूर दिखाएगा कि एसएलआर हमने इतना मेंटेन किया है, सीआरआर हमने इतना मेंटेन किया है। आई होप एसएलआर और सीआरआर ये दोनों आपको समझ में आ रहा है। अगर कहीं पे कोई स्पेलिंग एरर हो गई हो वो सब आप मना कर देना, माफ़ कर देना। अब एक प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में आपको बोल रहा था ना, तो प्रायोरिटी सेक्टर की जो लैंडिंग है वो भी बैंक्स अपने इस एनुअल रिपोर्ट में जरूर दिखाती है। तो कहीं पे भी आपको अगर पीएसएल लैंडिंग लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। यहाँ पे जो मैं छोटे छोटे पॉइंट्स को कवर कर रहा हूँ ना कि आपको कहीं पे पीएसएल लिखा हुआ मिले, दोस्त जब मैं नया था, मैं जब इन चीज़ों को पढ़ता था मुझे बहुत कन्फ्यूजन होती थी। मुझे लगता था कि भाई ये क्या होता है पीएसएल। तो शायद अगर आप में से कोई मेरे जितना ही सीरियस है और वो चीज़ों को सीखना चाहता है तो आपको ये प्रॉब्लम्स आएंगी, और हर बार आप जब एक नया इंडस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें ऐसी ही प्रॉब्लम्स आएंगी। तो मैं यहाँ पे कोशिश किया हूँ उन छोटे छोटे पॉइंट्स को एड्रेस कर दूँ और आपको पहले ही समझा दूँ कि जब आप इन चीज़ों को पढ़ रहे होंगे ना तो यहाँ पे शायद आप फंस सकते हो। आरबीआई ने अभी भी फिलहाल में ये बोला हुआ है कि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको मैंडेटरी लैंडिंग करनी पड़ेगी, जैसे एग्रीकल्चर में, एमएसएमई में, हाउसिंग में मैंडेटरी आपको देना पड़ेगा। तो एचडीएफसी बैंक का जो टोटल लोन होगा ना उसका 40% उनको पीएसएल में देना ही पड़ेगा। अब अगर आप इसमें से और डीप में जाओगे ना तो आरबीआई के और नियम होंगे और होंगे। आपको उतना डिटेल में नहीं जाना चाहिए अनटिल एंड अनलेस यू आर प्लानिंग टू लॉन्च योर ओन एडवाइजरी या फिर म्यूचुअल फंड, तो उस केस में आप जा सकते हो। बट एज अ रिटेलर आई डो नॉट थिंक कि आपको इतना डिटेल में जाना चाहिए। हम जब नंबर क्रंचिंग पे आएंगे ना तो वहाँ पे मैं आपको कुछ नंबर्स भी दूंगा कि देखो अगर आप इनको देखोगे तो आपका काम हो जाएगा। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो ये काम की चीज़ है तो ये आपको ज़रूर चेक करना चाहिए। जो बैंक्स हैं वो भी जब किसी से पैसा उठाते हैं ना तो वो दो तरह का उठाते हैं, आइदर दे विल बोरो इट फॉर लॉन्ग टर्म और दे विल बोरो इट फॉर शॉर्ट टर्म। अगर कभी बैंक्स ने छोटे समय के लिए पैसा उठाया और लंबे समय के लिए लोन दे दिया, इट्स गोइंग टू बी अ फ्रीकिंग डिजास्टर। हमेशा इस चीज़ को हमें मैनेज करके रखना होगा। लॉन्ग टर्म पे अगर बैंक ने लोन उठाया है और लॉन्ग टर्म पे ही अगर उसको दे रहा है वही चीज़ चलेगी।
अदरवाइज प्रॉब्लम्स जरूर आएंगे। अगर हम थोड़ा सा ऐसे ही, एक यहाँ पे केस भी हुआ था तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया है ILNFS का, तो उस केस में अगर आप इसको पॉज करके भी पढ़ोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, या फिर अगर आपके पास चैट जीपीटी है आप उससे भी पूछो, वो भी आपको बता देगा। बट अगर आप अभी पे बात करोगे तो हमेशा एसेट लाइबिलिटी का मिसमैच ना हो, ये आपको जरूर चेक करना चाहिए। फिर आता है आपके पास क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। एग्जाम्पल के तौर पे जो डिपॉजिटर्स है ना, उनका कितना परसेंट लोन में दे दिया गया। एग्जाम्पल के तौर जैसे मान लो 1000 करोड़ का डिपॉजिट है और 750 करोड़ का लोन दे दिया गया है, इसका मतलब जो हमारा CD रेशियो है वो 75% पे है। तो कई सारे एनुअल रिपोर्ट्स को आप पढ़ोगे या फिर कभी कॉन्फ्रेंस कॉल चल रहा होगा तो जो मैनेजमेंट होगा ना, वो सीधा बोलेगा कि जो CD रेशियो है दैट इज एट 75%। तो उस केस में आपको समझ में आएगा कि ये CD रेशियो जब बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है। अब हम बात करते हैं रिटर्न ऑन एसेट की। तो ये जो एक ट्राइंगल है, रिटर्न ऑन एसेट, ROE और AUM ग्रोथ का, ये तीनों मैं आपको एक साथ समझा देता हूँ। देखो, कोई भी बैंक जिसमें रिटर्न ऑन एसेट आपको 2% या उससे ज़्यादा, रिटर्न ऑन एक्विटी 18 या उससे अधिक, और लोन बुक में 20% या उससे अधिक का ग्रोथ देखने को मिले, तो वो बैंक आपको सबसे ज़्यादा पैसे बना के देने का पोटेंशियल रखता है। एक बार ये हम एक एक करके समझते हैं। ये ROA, ROE और लोन बुक या फिर AUM में ग्रोथ कहने का मतलब क्या है। देखिए, आपने पूरे साल में जो भी मुनाफा कमाया उसको अगर डिवाइड कर देते हो टोटल एसेट से, तो आपके पास रिटर्न ऑन एसेट आ जाएगा। 2% से कम अगर किसी बैंक का रिटर्न ऑन एसेट है तो आपको ऐसे बैंक्स को क्लियरली अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पे एक छोटा सा मैं डिस्क्लेमर, मतलब वो स्टार मार्क लगा देता हूँ। कुछ बैंक्स ऐसे होंगे जिन पे मैं भी कभी वीडियो बनाऊंगा तो उनका रिटर्न ऑन एसेट हो सकता है 1.5% का होगा, फिर भी बोलूंगा कि इसको हम खरीद सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में मेरे को ऐसा दिख रहा होगा कि इसका रिटर्न ऑन एसेट 1.5 से बढ़ के 2.5 पे जाने वाला है। सो फंडामेंटली आप इस बात को समझो, वो आपको सस्ता तभी मिलेगा जब 1.5% पे आपको वो चीज़ दिख रही होगी। यहाँ पे आप देखिए, जैसे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसका रिटर्न ऑन एसेट 1.8 2023 में था, फिर 1.6 हुआ, फिर 1.5 हुआ। तो क्या एक अच्छी बात है? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। बट कंपनीज आर लाइक अ स्टोरी, आपको पूरी कहानी देखनी पड़ेगी और फ्यूचर में आपको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा कि क्या ये एक ऐसा बैंक है क्या जिसका रिटर्न ऑन एसेट हमेशा 2% के कम ही रहेगा। अगर यस है आंसर, तो ऐसे बैंक से आपको 10,000 किलोमीटर दूर रहना है। अगर यहीं पे हम लोग मान लीजिए ICICI बैंक का अगर हम एग्जांपल देखें, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इन लोगों ने मेंशन किया हुआ है रिटर्न ऑन एसेट जो हमारा है वो 2.41% का है और पिछले साल में 2.37% का था। सो दिस रिटर्न ऑन एसेट इज एक्सीलेंट। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, जो भी मैंने आपको बताया, तो ये आपको बुक्स में, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में बड़े आराम से आपको देखने को मिल रहा है। कोई भी बैंक जिसमें आपको 18% से कम का रिटर्न ऑन इक्विटी मिले, आपको उसमें रहना ही नहीं चाहिए। 18%, 15% से ऊपर इज बेयर मिनिमम। इसके अलावा जो लोन बुक है उसमें भी आपको कम से कम 18 से 20% का ग्रोथ देखने को मिलना चाहिए। मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ, लोन बुक मतलब जैसे मान लीजिए किसी बैंक ने इस साल ₹1,00,000 का लोन दिया, तो अगले साल इट मस्ट गिव 1,20,000 का लोन, और उसके अगले साल उस पे 20% का ग्रोथ, उस पे 20% का ग्रोथ। अगर कोई बैंक इन तीनों चीज़ों को मैनेज कर पा रहा है, दैट बैंक इज गोइंग टू मेक अ क्रेजी अमाउंट ऑफ वेल्थ। फिर हम बात करते हैं कॉस्ट टू इनकम रेशियो। आपको बार बार सुनने को मिलेगा। तो कॉस्ट ऑफ इनकम को समझाने से पहले एक बारी मैं आपको एक फॉर्मेट बताता हूं कि अगर आप कभी किसी बैंक को पढ़ रहे हो तो इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स को आपको किस तरीके से समझना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आएगा वो इनकम, ब्याज का, जो आपने कमाया लोन देके, और उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा जो आपके लिए कॉस्ट ऑफ बोरोइंग थी। अगर आप इसमें से इसको माइनस करते हो तो जो पैसा आपके पास बचा उसे हम बोलेंगे दिस इज योर नेट इंटरेस्ट इनकम, NII। और इनमें कितने परसेंट की ग्रोथ है उसका मैंने यहाँ पे एक स्लाइड बनाया है। इसके बाद से जो बैंक्स होते हैं वो अपार्ट फ्रॉम दिस कोर इनकम, कई बार वो लोग आपके ऊपर क्रेडिट कार्ड के चार्जेस लगाएंगे, आपके ऊपर AMC लगाएंगे, मैसेज भेजने की सर्विसेज लगाएंगे। बहुत सारे बैंक्स होते हैं जो म्यूचुअल फंड बेचना शुरू कर देते हैं थर्ड पार्टी का, तो वहाँ से भी उनको एक रेवेन्यू आता है। तो ये जो सारे इनकम्स हैं ये अदर इनकम का हिस्सा होते हैं, और इनको भी अगर आप इसमें जोड़ देंगे तो एक बैंक को उसके पास एक टोटल इनकम आता है। इस टोटल इनकम में सबसे पहले उसके जस्ट नीचे आपको दिख रहा है ओपेक्स।
ओपेक्स का मतलब होगा दोस्त ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, माने कि एक बैंक को चलाने में कितने का खर्चा लग रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप यूं समझ सकते हैं, मान लीजिए अगर मुझे अपना एक मान लो बैंक का एक ब्रांच सेटअप करना है, तो आपको लग रहा है कि ये बस यूं हो जाएगा। नहीं, मैं आपको बताता हूँ उसका प्रोसेस क्या होता है। आप एक जगह पे जाओगे, एक जगह देखोगे जिसको आपको रेंट पे लेना है, फिर उस जगह पे आपको एक ब्रांच मैनेजर लगेगा, उसको रेंट देना पड़ेगा, कोई एक कैशियर लगेगा, हो सकता है कोई बंदा जो मार्केट में वसूली करने जाए वो लगेगा, एक वहाँ पे छोटू लगेगा जो लोगों के लिए चाय पानी लेके आए, सफाई वफाई करने वाला लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल लगेगा, वाईफाई लगेगा, सिस्टम्स लगवाने पड़ेंगे। हो सकता है जो लोकल वाले पुलिस थाना है वहाँ पे भी आपको बात व्यवहार बना के रखनी पड़ेगी कि कहीं से कुछ हो जाता है तो वो लोग तुरंत हैंडल करने आ जाएं। तो इस पर्टिकुलर केस में ये जो सारे खर्चे हैं, बैंक से कमाई करने के लिए आपको जिन सारे खर्चों को करना पड़ा, जैसे रेंट देना पड़ा, एम्प्लॉय का खर्चा देना पड़ा, इलेक्ट्रिसिटी का देना पड़ा, बिजली वाईफाई का पैसा देना पड़ा, सिस्टम के पीछे जो खर्चा करना पड़ा, ये सारे आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर में आते हैं। जब आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कम माइनस करते हैं तो उसके बाद वहीं से ये ओपेक्स से ही आपका कॉस्ट टू इनकम रेशियो आ जाता है। अभी हम आगे आएंगे ना तो आपको ये दिखाऊंगा भी एक करके। जैसे ही आप अपने टोटल इनकम में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करते हो तो आपके पास आता है पीपीओपी, प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और इनमें से आप उन प्रोविजंस को माइनस करते हो जो आपने ऑलरेडी अज्यूम किया था कि भाई इतने का तो लॉस लग ही सकता है, इतना तो हमारा एनपीए होगा ही होगा। आप जब उसको माइनस कर देते हो तो वहीं से आपका क्रेडिट कॉस्ट भी आता है। अब आता है आपका पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और इस पीबीटी में से जैसे ही आप टैक्स को माइनस करते हो आपका आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और यहीं से अब आप इसमें से रिटर्न ऑन एसेट निकाल सकते हैं और रिटर्न ऑन इक्विटी निकाल सकते हैं। सो आई होप ये फॉर्मेट आपको बड़े ही प्यार से सिंपल लैंग्वेज में समझ में आया। मैं वापस लेके आता हूँ अब आपको उसी वाले स्लाइड पे। देखिए कॉस्ट टू इनकम का जो रेशियो है ना, ये अब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है जो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, जो सारे खर्चे एम्प्लॉय, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारा मिला के जो खर्चा है उसको डिवाइड कर दो जो आपने ऑपरेटिंग इनकम निकाला। तो इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में 100 करोड़ कमाने के लिए मान लो अगर आपने 45 करोड़ खर्च कर दिया तो इस केस में आपका जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है वो 45% का है। ये जितना कम होगा उतना बेहतर है। कोई भी ब्रांच जो नया नया डलता है वहां पे शुरुआत में कॉस्ट टू इनकम रेशियो ज़्यादा ही होती है, समय के साथ वहाँ पे इफिशिएंसी बढ़ेगी तो वो रिड्यूस होता चला जाता है। यहाँ पे मैंने 3 स्क्रीनशॉट लगाए हुए हैं, जैसे कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के मैनेजमेंट अपने एनुअल रिपोर्ट में ये लोग बता रहे हैं हमारा जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है ये इंप्रूव हुआ है सिग्निफिकेंटली टू 57%, और पहले था 64%। तो जैसे जैसे रिड्यूस होगा, जितना कम है उतना बेहतर है। ऐसे ही एचडीएफसी बता रहा है, ऐसे ही आईसीआईसी बैंक बता रहा है। आई होप आप कॉस्ट टू इनकम में इसके बाद आप कभी भी नहीं फंसोगे। फिर एक वर्ड आपको बार बार आएगा, स्लिपेज 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 स्लिपेज। सिंपल लैंग्वेज में ये वो फ्रेश अमाउंट है जो एक तरह से एनपीए में चला गया। जैसे मान लीजिए आपके पास मान लीजिए 200 करोड़ का अगर फ्रेश डिफॉल्ट हो गया, इसका मतलब हम बोलेंगे कि जो हमारा स्लिपेज है वो 200 करोड़ रुपए का हो गया, है ना। तो इसका सिंपल मतलब यही है। जैसे कई बार आप इसको बार बार कब आप सुनेंगे, आप कॉन कॉल्स में सुनेंगे। अगर मैनेजमेंट बोल रहा है कि इतने का स्लिपेज है, मतलब ये वो फ्रेश अमाउंट है जो एनपीए में चला गया, मतलब 90 दिन का जो हमारे पास थ्रेशोल्ड था उसको ये अमाउंट पार कर गया। एक कंफ्यूजन जो अभी तक मैंने देखा है वो ये है, फिर ये एसएमए एंड स्लिपेज है, इनमें रिलेशनशिप क्या है, इनमें डिफरेंसेस कई बार हमें समझ में नहीं आते हैं। तो आप इसको ऐसे बांट सकते हो, जो आपका एसएमए होगा ना एक तरह से ये वार्निंग स्टेज होता है, फिर आता है आपका एनपीए जो कि होता है फाइनल स्टेज। और जब एसएमए टू 90 दिनों को भी क्रॉस कर जाता है कोई लोन, जैसे मान लीजिए कोई लोन आपने दिया है वो 90 दिनों तक नहीं आया, तो अब वो स्लिपेज बन जाएगा। 90 दिनों के बाद आप उसी पैसे को बोलोगे यार ये एनपीए वाली कैटेगरी में चला गया, इतना पैसा हमारा स्लिपेज हो गया। वैसे जब भी स्लिपेज अगर किसी कंपनी की बढ़ रही है तो उसका मतलब बड़ा ही सिंपल है कि ये एक अच्छा साइन नहीं है। अब हम छोटे छोटे कुछ और जार्गन्स हैं जिनको देखना बहुत जरूरी है। तो एक आएगा राइट ऑफ। इसमें राइट ऑफ अगर कोई भी बैंक बोल रहा है कि हमने इतना अमाउंट राइट ऑफ किया है, इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में ये है दोस्त, उस बैंक ने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये वो पैसा है जो वापस नहीं आएगा,
और बैंक ने अपने बुक से उसको लॉस रियलाइज करके उसको हटा दिया। ऐसे ही दूसरा आएगा हमारे पास रीस्ट्रक्चर्ड लोन। तो कई बार ये कैसा आता है, मान लीजिए कोई बोरोवर है, उसने लोन लिया और वो वापस नहीं दे पा रहा है, तो उसको जो बैंक्स होते हैं वो नए नए पेमेंट के टर्म्स को इंट्रोड्यूस करते हैं कि आप देखो हमारा ब्याज मत दो। एक समय ऐसा आता है जब वो लोग बोलते हैं सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट दे दो, फिर प्रिंसिपल पे भी डिस्काउंट चलने लगता है। तो इसे हम बोलते हैं ये लोन की रीस्ट्रक्चरिंग की गई है। यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें ये लिख दिया है, जैसे मान लीजिए आपके पास प्रॉब्लम चल रहा है और आपकी 12 महीने की ईएमआई थी, तो उसको वो लोग बढ़ा के हो सकता है 18 महीने का कर देंगे। फिर आएगा आपके पास एक जीएनपीए का रेशियो, बार बार हर एक एनुअल रिपोर्ट में आपको मेंशन किया जाएगा। तो जब कभी भी ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का जो ट्रेंड है अगर वो रिड्यूस हो रहा है, वो बहुत ही अच्छी बात है। इसका मतलब क्या है, आपकी जो एसेट क्वालिटी है वो इंप्रूव कर रही है। अब एसेट क्वालिटी कहने का मतलब ये है, मान लीजिए दो बैंक है, एक बैंक सिर्फ होम लोन देता है और जो दूसरा बैंक है वो लोगों को कार वाला लोन देता है। आप मुझे बताओ कौन सा ऐसा लोन है जिस पे लोग डिफॉल्ट कर सकते हैं? मेरे हिसाब से इंडिया में स्पेशली अगर हम बात करें तो लोग कार वाले पे डिफॉल्ट कर जाएंगे, लेकिन घर वाले पे कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें सीधा ऐसा लगता है ना कि ये मेरे इज्जत से जुड़ा हुआ है। अगर कोई बंदा आके मुझसे ये बोल दे बैंक वाला आप इस घर को खाली कर दो, तो उन लोगों को लगता है कि मैं सोसाइटी में मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ। तो अगर आप इंडिया में इसी वजह से देखेंगे तो जो होम लोन है उसमें डिफ़ॉल्ट के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप जिस बैंक में इन्वेस्ट करते हैं या जिस बैंक को आप लीड कर रहे हो, अगर इसके पहले आपका बैंक का जो मेन कोर फोकस था वो कार लोन था और वहाँ से आप शिफ्ट करोगे अगर होम लोन पे, तो आपकी जो एसेट की क्वालिटी है वो इम्प्रूव कर गई। पहले अगर अनसिक्योर्ड आप लोन देते थे, जिनका लोन देते थे उनसे कोई चीज़ रखवाते नहीं थे, तो वह अनसिक्योर्ड लोन है, वो बेकार एसेट क्वालिटी है। जैसे ही आप वहाँ से स्विच करोगे कि मैं गोल्ड लोन दूंगा, मैं कोई पेपर रखने के बाद लोन दूंगा, तो आपकी एसेट की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। बट इसके साथ ही साथ एक और चीज़ आप जरूर ध्यान में रखना, जैसे जैसे एसेट क्वालिटी को आप इंप्रूव करोगे, आपका जो इंटरेस्ट आ रहा है वो भी कम होगा। आपको मार्केट में कोई नहीं मिलेगा जो होम लोन के लिए 18 से 20% देने को रेडी हो जाए। लेकिन अगर आपको एक सेकेंड हैंड कार लेनी है, कार देखो से, स्पिनी से, आप जाके इन लोगों से बात करके देखना, वहाँ पे जो बैंक्स आते हैं ना वो आपको लिटरली 16, 18, 20, 22% पे लोगों को लोग ब्याज दे रहे हैं और लोग ले भी रहे हैं। मतलब एक अलग ही लेवल पे चीज़ें चल रही हैं। फिर आपके पास एक और चीज़ आएगा बार बार जो आपको हमेशा देखना चाहिए किसी बैंक को पढ़ते वक्त, रिटेल वर्सेस जो कॉर्पोरेट का लोन मिक्स है वो क्या जा रहा है। कोई बैंक जिसके पास अगर रिटेलर्स से पैसा ज़्यादा आ रहा है, छोटे छोटे टिकट साइजेस के ज़्यादा लोन बुक हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। ऐसा है इस केस में होता ही है, अगर एक बंदा डिफ़ॉल्ट करेगा तो भी बैंक के ऊपर उतना प्रेशर नहीं आएगा, अगर 10 ने भी किया तो भी बैंक हिलेगा नहीं। लेकिन अगर किसी बैंक ने सिर्फ बिजनेस कॉर्पोरेट वाले लोन दे रखे हैं, बड़े बड़े चंकी लोन्स हैं, उनमें क्या होगा, 3 लोग भी इंडिया छोड़ के अगर लंदन भाग गया ना तो उस पूरे बैंक की वाट लग जाएगी। तो आपको हमेशा जो रिटेल वर्सेस कॉर्पोरेट का लोन बुक है उसका जो मिक्स है वो हमेशा ही चेक करना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई बैंक ऐसा है जिसमें अदर इनकम हमें ठीक ठाक देखते आते हुए देखने को मिल रही है कंसिस्टेंट बेसिस पे, तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छी बात है। अदर इनकम में क्या आता है, तो जैसे मान लीजिए अभी जो मैं आपको इसके पहले भी बता रहा था, बैंक्स क्रेडिट कार्ड के चार्जेस ले लेते हैं। कई बार आप बहुत सारे बैंक में जाएंगे तो वो लोग किसी थर्ड पार्टी का म्यूचुअल फंड बेच रहे होंगे, कोई यूलिप आपको चिपका रहा होगा। तो ये जो सारी चीज़ें बैंक्स करती हैं, इसके बदले में उनको एक पैसा आ रहा है, उस पैसे को हम अदर इनकम बोल रहे हैं। और अगर ये कंसिस्टेंटली आ रहा है, इट्स अ वेरी गुड साइन मेरे हिसाब से, क्योंकि कंसिस्टेंटली आ रहा है मतलब बहुत सिंपल है, वो चीज़ मार्केट में चल रही है और वो बैंक उस चीज़ को बेच पा रहा है। फिर आपके पास आएगा एक ट्रेजरी इनकम। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं उनसे जो प्रॉफिट या इंटरेस्ट मिलता है उसे हम बोलेंगे ये हमारा ट्रेजरी इनकम है। जब आप इसमें बात करोगे ना, मैनेजमेंट जब बात करता है तो वो बोलता है आइदर हमें ट्रेजरी गेन है या फिर ट्रेजरी लॉस है, तो वो वर्ड यहीं से निकल के आ रहा होगा। फिर एक बुक वैल्यू पर शेयर का कॉन्सेप्ट होता है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर आप नेट वर्थ को टोटल शेयर से डिवाइड कर देते हैं तो आपका बुक वैल्यू पर शेयर मिल जाएगा। हायर द बेटर, जितना कम है उतना बेकार है। प्राइस टू बुक वैल्यू की अगर हम बात करें तो प्राइस टू बुक वैल्यू में एक शेयर मतलब जो है, आपको इसको बस बेसिकली सिंपल स्टॉक प्राइस को ले लो और उसको डिवाइड कर दो बुक वैल्यू से। यहाँ पे ये आपको ये बता देगा कि प्राइस टू बुक वैल्यू क्या जा रहा है।
अगर मान लो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, कोई स्टॉक है जो 200 रुपये पे चल रहा है और बुक वैल्यू उसकी मान लो 100 रुपये की है, इसका मतलब बुक वैल्यू के दुगने रेट पे ये स्टॉक अभी पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। अगर हम आज की बात करें ना, तो आज के समय पे सिचुएशन ऐसा हो गया है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि बैंकों के जो बुक वैल्यू है पर शेयर का, वो उनके मार्केट में जो रेट है उनसे भी नीचे आ गए हैं। इसी वजह से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जो बैंक्स हैं, जो बैंक में बहुत सारे बैंक्स हैं, वो अंडर वैल्यूड फिलहाल में दिख रहे हैं। तो वहाँ पे हमें एक वैल्यू इन्वेस्टिंग आते हुए देखने को मिल सकती है। अगर हम थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ें, एंड स्पेशली मुझे भी लगता है जिस तरीके से जीडीपी का नंबर आ रहा है, इट्स यहाँ पे एक वैल्यू हमें ज़रूर क्रिएट होते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर जीडीपी में ये ग्रोथ आ रहा है तो बैंक्स को भी उसके हिसाब से ही फायदा होगा। स्पेशली मैं वैसे कोई ये रिकमेंडेशन टिप्स नहीं दे रहा हूँ। अगर आप में से कोई ये वीडियो अभी एकदम रिसेंट में देख रहा है और बैंक्स को आप ट्रैक करना चाहते हो, तो जो स्मॉल फाइनेंस वाले बैंक्स हैं आपको इनको क्लोजली ट्रैक करना चाहिए। आई पर्सनली थिंक कि इसमें जो साइकिल चलता है ना बैंक्स का, वो अब डाउन वाला ख़त्म होने वाला है, और डाउन खत्म होते ही इनमें आपको एक शार्प जंप देखने को मिल सकता है। फिर आपको एक नेटवर्थ या फिर इक्विटी, कई बार ये लोग बोलेंगे एनुअल रिपोर्ट में, उसका सिंपल मतलब है शेयर होल्डर्स जो लॉस ऑब्जॉर्व कर पाएंगे, या फिर शेयर होल्डर्स के पैसे की बात किया जा रहा है। पीसीआर ट्रेंड कई बार ये ऐसा आएगा कि प्रोविजन कवरेज जो है अगर वो बढ़ रहा है, उसका मतलब सिंपल है जो आपका रिस्क है वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्रोविजन ज़्यादा बनाएंगे तो उससे होगा ये कि आपका जो प्रॉफिट का मार्जिन है वो दबता हुआ चला जाएगा। यहाँ पे मैंने एक ठीक ठाक समय लिया है और मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की कि बैंक्स को आपको कैसे रीड करना चाहिए। तो एक बारी मैं क्विकली ब्रीफ करता हूँ दोस्त पहले वाले स्लाइड से, कि आपको ये कहानी बड़ी जल्दी से समझ में आए। एक बारी रिकैप मैं करा देता हूँ। हमने सबसे पहले समझा एक बैंक जो होता है वो, उसका बिजनेस मॉडल क्या होता है, तो वो कहीं से पैसे उठाएगा कम ब्याज पे और कहीं पे पैसे लेंड करेगा ज़्यादा ब्याज पे। इन दोनों के बीच का जो गैप होता है उसी को हम निम बोलते हैं, उसी को हम ग्रॉस मार्जिन बोलते हैं। बट दिस बिजनेस इज नॉट दैट सिंपल। इसमें जिस बंदे ने किसी बैंक में डिपॉजिट किया है, आरबीआई की जिम्मेदारी है कि इस पैसे को 100% उस डिपॉजिटर को वापस किया जाए। ऐसा एक फ्रेमवर्क हमारे पास होना चाहिए, और इसके लिए आरबीआई ने 2 रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेसेस रखे हुए हैं। पहला CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। आप जो भी लोन दे रहे हो उसमें से 11, अगर 100 रुपये दे रहे हो तो उसमें से 11 रुपये 50 पैसे आपको इक्विटी वाले से जो आपने पैसा रेज किया है वो, और रिस्की एसेट्स जो टियर 1 2 वाले बॉन्ड्स आपने सेल किए होंगे, और ये ऐसे भी और जो दूसरे रिस्की एसेट्स हैं, उनके पैसे को मिला के उस 100 रुपये की लोन में से 11 रुपये 50 पैसा तो होना ही चाहिए। जब ये हो जाएगा तो आरबीआई बोलता है अब आपको SLR और CRR का रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा। जो भी डिपॉजिटर्स का पैसा है उसका 18% एज SLR में आपको सेफ रखना पड़ेगा, और जो बच गया उसका 3.5% आपको कैपिटल CRR में आपको फिर से लॉक करके रखना पड़ेगा। इसके बाद से हमने ये देखा कि बैंक्स को पैसा बनाने के लिए 2 ऑप्शंस हैं। आइदर दे कैन बिल्ड देयर कासा फ्रेंचाइजी सो दैट उनकी जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो नीचे हो जाए, और उससे होगा ये कि उनका अब कमाई ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि जो वो लोग लैंडिंग कर रहे हैं वो ज़्यादा लैंड करें, या फिर अगर रिस्की वाला लैंड करने लगे तो पहले क्या होता है, जैसे मान लो कोई बैंक है तो सिंपल लैंग्वेज में होम लोन दे रहे हो तो 6 7 8% कमाओगे, और वही चीज़ अगर आप कार लोन दे रहे हो वो भी अनसिक्योर्ड वाले दे रहे हो तो उस केस में आप 20 22% चार्ज करोगे। तो यहाँ पे आप ज़्यादा कमाने के लिए ये कर सकते हो, आप रिस्की लोन देने शुरू कर देते हो, या फिर आप ज़्यादा पैसा देना शुरू कर देते हो, जिसकी वजह से एक लिवरेज वाला चीज़ आपके अगेंस्ट में प्ले आउट होते हुए देखने को मिल सकता है। फिर हमने ये देखा कि 4 तरह के बैंक्स होते हैं। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, देन एनबीएफसी आया। एनबीएफसी के ही लाइसेंस को अगर हम अपग्रेड कर देते हैं तो वो स्मॉल फाइनेंस बैंक हो जाता है। फिर हमने एसबीएफसी भी देखा। इन चारों तरह के बैंक्स को देखने के बाद से हमने ये देखा कि क्या क्या वो की टर्म्स हैं और क्या क्या मेन चीज़ों को आपको चेक करना चाहिए किसी भी बैंक को पढ़ते वक्त। इन सारी चीज़ों में से ये सारे वो चीज़ें हैं, आई थिंक ये सारा मैंने आपको बता दिया और ये सारा आपको याद है। जब भी आप इनको पढ़ोगे तो एक नए पीएनएल का फॉर्मेट भी मैंने आपको दिया। इस पीएल के फॉर्मेट का आपको एक स्क्रीनशॉट ले लो इस वीडियो को पॉज करके, बहुत काम आएगा आपके। तो किसी भी पीएल को आप पढ़ोगे, किसी भी बैंक को, तो ऐसे देखोगे। एक और चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप अगर किसी भी बैंक्स को पढ़ रहे हैं तो आप स्क्रीनर पे मत जाना, वहाँ पे सब कुछ खराब ही दिखाएगा। आप उसकी जगह पे तिजोरी पे चले जाओ, वहाँ पे ज़्यादा बेहतर आपको डेटा दिख जाएगा। सो मैं उम्मीद करता हूँ ये बड़ी लंबी सी जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, इसको मैं जितने मन से शूट कर रहा हूँ, जितनी मेहनत करके मैंने शूट किया है, आप में से 1-2 लोग बस उतने ही मन से इस वीडियो को देख के अगर आप 2-4 चीज़ भी सीख पाए, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ऑल्सो आने वाले टाइम में स्टॉक स्पेसिफिक वीडियोस मैं फिर से शुरू करने वाला हूँ। समय की कमी की वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा हूँ, एंड आई एम ट्रूली सॉरी फॉर दैट।
अगर आपको लग रहा है ये वीडियो देख के मैंने कुछ वैल्यू ऐड कराया, आप कुछ सीखने को आपको मिला, डू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।